हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा रिवर्सिबल वर्क और कंपैरिजन विद इरिवर्सिबल या वन टाइम वर्क। अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। उससे पहले थोड़ी बात हम करते हैं ऊष्मा, हीट की। हीट जैसे वर्क एक पाथ फंक्शन है, हीट भी एक पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन मीन्स प्रोसेस जितना बड़ा या जितने ज़्यादा स्टेप्स में होगा, हीट ट्रांसफ़र वर्क की तरह ही उतना ही अधिक होगा। हीट एंड वर्क दोनों ही जो हैं वो बाउंड्री की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाउंड्री। इसको ऐसे समझें, अगर मुझे पानी उबालना है, पानी गर्म करना है, तो आप पानी को या वाटर को, H2O को हीट नहीं करते हैं, आप हीट करते हैं उस कंटेनर को जिसमें आपने वाटर लिया है। दैट मीन्स अगर आपको बॉईल करना है वाटर, या आप फ्लेम दे रहे हैं, इसको बर्न कर रहे हैं, तो आप जो हीट दे रहे हैं वो दे रहे हैं बाउंड्री को। आप हीट दे रहे हैं बाउंड्री को, सिस्टम को नहीं। ये बाउंड्री तय करेगी कि ये सिस्टम तक हीट पहुँचे या नहीं पहुँचे। अगर ये थर्मोस्टेटिक बाउंड्री है, दैट मीन्स एडियाबेटिक टाइप की बाउंड्री है जो न हीट को आने देती है न जाने देती है, तो उस कंडीशन में आपका वाटर हीट अप नहीं होगा। दैट मीन्स बाउंड्री तय करेगी कि ये सिस्टम तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ बाउंड्री डिपेंडेंट है। एक्सपेंशन होता है, आप कैलकुलेट करते हैं बलून की साइज़ बढ़ी, दैट मीन्स बाउंड्री की साइज़ बढ़ी, सिस्टम ने वर्क किया। अगर बलून छोटा हुआ, दैट मीन्स सराउंडिंग ने वर्क किया, बाउंड्री की साइज़ छोटी हुई। ये दोनों प्रोसेस, वर्क एंड हीट, आर फंक्शंस ऑफ पाथ एंड डिपेंडेंट ऑन बाउंड्री। इसके अलावा जितनी भी एनर्जीज हम आगे देखेंगे, वो सारी एनर्जी जो है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है, बाय नेचर स्टेट फंक्शन है। सो वर्क एंड हीट के बाद जो आज हमारा टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी समय हो गया होगा आप लोगों को ये सुनते हुए। आजकल 9th-10th में आने लग जाता है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है। द होल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज़ कांस्टेंट, द कंप्लीट टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज़ कांस्टेंट। दैट मीन्स यूनिवर्स क्या है, थर्मोडायनेमिकली यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। इसमें बाउंड्री वो चीज़ है जो सिस्टम और सराउंडिंग के इंटरेक्शन को मेंटेन करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है या परमिट करती है। ये खुद न तो कोई एनर्जी रखती है, न किसी तरह की एनर्जी को इमिट करती है। दैट मीन्स जो एनर्जी का लेन देन है वो सिस्टम और सिस्टम एंड सराउंडिंग का टोटल कंपोजिशन ही यूनिवर्स है हमारी स्टडी के लिए। तो मैं इसको सिंपली अगर मैं देखूं, लेट दिस इज़ माय सिस्टम कवर्ड विथ सम बाउंड्री, दिस इज़ सराउंडिंग, दिस इज़ सिस्टम, दिस इज़ सिस्टम। नाउ अगर आप सराउंडिंग से कोई हीट सप्लाई करते हैं, आपने कोई हीट सप्लाई की, वो हीट बाउंड्री क्रॉस करके जब सिस्टम को मिलेगी, तो सिस्टम में दो चीज़ हो सकती हैं, या तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी राइज हो जाए, या वो कोई वर्क करे, या दोनों, कुछ इंटरनल एनर्जी राइज हो। दैट मीन्स यहाँ से जितनी कम हुई उतनी यहाँ बढ़ गई। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू कांस्टेंट। टोटल एनर्जी सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको इसी तरीके से देखेंगे। सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो टोटल एनर्जी है, दैट मीन्स ये किसकी एनर्जी हो गई, ये हो गई यूनिवर्स की एनर्जी हो गई। अब यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, तो इसको अगर मैं थर्मोडायनेमिकली लिखूं तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर बहुत थोड़ी आपने चेंज किया है तो मैं कह सकता हूँ कि चेंज in heat supplied
equals to change in internal energy and change in work, PdV work expansion, या for higher quantities we can write यहाँ D और यहाँ D बार, ये D बार या D क्रॉस क्यों लिखा है, ये D बार या D क्रॉस इसलिए लिखा है बिकॉज ऑफ Q एंड W जो है वो दोनों ही पाथ फंक्शन है, इन्हें एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम डिफ्रेंशिएशन का साइन नहीं लगाते स्मॉल चेंजेस के लिए, वहाँ हम D बार लगाते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है कि इन जनरल कंडीशंस ये दोनों क्वांटिटीज़ हैं, उन्हें एग्जैक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता। दिस इज़ आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब इसको अगर हम एक्सप्लेन करें अलग अलग प्रोसेसेस के लिए, तो हमने देखा है पिछली क्लासेस में कि कई तरह के प्रोसेस हैं। पहला जैसे मैं बात करूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, सेकंड आइसोबारिक प्रोसेस है, थर्ड आइसोकोरिक प्रोसेस है, देन फोर्थ जो है आपका दैट इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो अपन इन चार प्रोसेस की थोड़ी सी बात करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ DE + P ΔV एक्सपेंशन वर्क के लिए, दैट इज़ Q। दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब इस इक्वेशन से हमें समझ में आता है कि अगर ये प्रोसेस आइसोकोरिक होगा, अगर ये प्रोसेस आइसोकोरिक होगा तो क्या होगा, ΔV = 0। जब ΔV = 0 होगा तो W की वैल्यू क्या होगी, वर्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, एंड Q इज़ डायरेक्टली इक्वलेंट टू इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देन आप कह सकते हो Q = ΔE। और अगर स्मॉल चेंजेस की बात करें देन DE। अब यहाँ मैं क्रॉस नहीं लगा रहा, यहाँ क्रॉस नहीं लगा रहा, मैं लिख रहा हूँ DQV। यहाँ क्रॉस नहीं यूज़ कर रहे हैं हम। क्यों नहीं कर रहे यूज़, जब जैसे ही आप इस पर कंडीशन इम्पोज करते हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये जो स्टेट फंक्शन है, ये जो स्टेट फंक्शन है और ये जो पाथ फंक्शन है, ये दोनों इक्वलेंट हो जाते हैं। दैट मीन्स दिस पाथ फंक्शन बिहेव लाइक ए स्टेट फंक्शन इन स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपका नियत है तो इस विशेष परिस्थिति में इंटरनल एनर्जी चूँकि स्टेट फंक्शन है और ये जो पाथ फंक्शन है या पथ फलन है वो उसके बराबर हो जाने के कारण वो भी किसकी तरह व्यवहार करेगा, स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन की तरह व्यवहार करेगा। तो जो पाथ फंक्शन है वो स्पेसिफिक कंडीशंस में, स्पेसिफिक क्राइटेरियाज में स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल ये अपन देख सकते हैं। एक प्रोसेस है एडियाबेटिक, हमने पहले भी देखा एडियाबेटिक क्या है, जब बाउंड्री के थ्रू किसी तरह की हीट का ट्रांसमिशन नहीं हो, न तो हीट सिस्टम तक जा सके न सिस्टम से हीट बाहर निकल सके। तो सराउंडिंग टू सिस्टम और सिस्टम टू सराउंडिंग दोनों तरह का हीट ट्रांसफ़र है वो फॉरबिडन है। दैट मीन्स हीट सप्लाइड इज़ 0, चेंज इन हीट दैट इज़ 0, ये कंपोनेंट 0 हो गया। देन 0 = और यू कैन से dW = -dE। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये क्या बता रहा है कि यहाँ जो वर्क हुआ है वो इंटरनल एनर्जी के खर्च पे हुआ है। एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी सम वर्क हैज़ बीन डन बाय द सिस्टम। क्योंकि यहाँ साइन माइनस है, माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर कोई वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी खर्च होगी, ऐसे समझ सकते हैं। आपने हीट दी नहीं, लेकिन वर्क हो रहा है, तो वर्क के लिए एनर्जी कहाँ से आई? एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बट नॉट बी क्रिएटेड एंड नेवर बी destroyed. This is also a second slogan for
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं हैं उन्हें एक दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, जो दूसरा तरीका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताने का। तो हीट हमने दी नहीं और वर्क हुआ है, तो परपेचुअल या स्पॉन्टेनियस अपने आप वर्क विदाउट एक्सपेंस ऑफ हीट, बिना खर्च किए ऊर्जा, ये तो संभव नहीं है। तो होगा क्या, ये जो इंटरनल एनर्जी है इसकी कॉस्ट पे ये वर्क हुआ है, इंटरनल एनर्जी में कमी आई है, दैट्स वाई साइन इज माइनस, इस कारण ये नेगेटिव साइन आया। अब इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, हमने जब फंक्शंस की बात की थी तब बात की थी, और एग्जैक्टली डिफरेंशिएबल क्वांटिटी है, लेकिन वर्क नहीं है। लेकिन इस स्पेसिफिक कंडीशन में जब सप्लाइड हीट जो है वो क्या हो, सप्लाइड हीट क्या हो, जीरो हो, दैट मीन्स सिस्टम एडियाबेटिक हो, उस कंडीशन में dW वो बराबर हो जाता है dE के, दैट मीन्स ये वर्क जो है इट बिकम्स स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है। आइसोबारिक प्रोसेस की अगर हम बात करें, जो बारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा कि प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर आप किसी डिफाइंड प्रेशर कंडीशन में अगर वॉल्यूम चेंज करते हैं तो इस तरह का वॉल्यूम चेंज भी पाथ फंक्शन वाले वर्क में नहीं आता, ये भी क्या हो जाता है, स्टेट फंक्शन हो जाता है। जब ये स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, तो दिस Q विल ऑल्सो बी स्टेट फंक्शन। ये जो Q है, जो हीट है, ये भी क्या हो जाएगी, स्टेट फंक्शन। दैट मीन्स अगर आप हीट को कांस्टेंट कर देते हैं तो ये वर्क स्टेट फंक्शन हो जाता है, अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर देते हैं तो ये हीट जो है वो स्टेट फंक्शन हो जाती है, और अगर आप प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं तो भी हीट जो है वो स्टेट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो पाथ फंक्शंस हमने पढ़े हैं और जो स्टेट फंक्शंस पढ़े हैं वो स्पेसिफिक कंडीशंस में सभी पाथ फंक्शन भी जनरलाइज स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसी वजह से हम थर्मोडायनेमिक्स को डेवलप कर पाते हैं, उसकी इक्वेशन और कोरिलेशंस को बढ़ा पाते हैं, बिकॉज ऑफ पाथ फंक्शन। तो हर लैब में आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, एक लैब से दूसरी लैब में एक्सपेरिमेंट करने के प्रोसीजर में, मैनुअल एरर्स में, उन सब में भिन्नता हो सकती है, चेंजेस हो सकते हैं। अगर वो चेंज होंगे तो उनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला पाथ फंक्शन या उनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाली पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो चेंज होगी। वो चेंज होगी तो हमारे रिजल्ट्स भी चेंज होंगे, और जो जनरलाइज या यूनिवर्सल कंक्लूजन्स हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो यूनिवर्सली अगर किसी चीज़ को हमें प्रूव करना है तो दैट मस्ट बी स्टेट फंक्शन इन मैक्रोस्कोपिक स्टडीज़। तो स्टेट फंक्शन होना इसलिए भी फ़ायदेमंद है कि यहाँ किया गया एक्सपेरिमेंट किसी फर्दर दूसरी कंट्री में किए गए एक्सपेरिमेंट के साथ कंपेयर किया जा सकता है। ओके, नाउ ये दो टर्म जो है DQP एंड DQV, ये बता रही हैं हीट चेंज इन हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड चेंज इन हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन क्वांटिटीज़ को हम एक दूसरी थर्मोडायनेमिक पैरामीटर के साथ मैच कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का मतलब क्या है, किसी सिस्टम द्वारा ऊष्मा को धारित करने की या धारण करने की क्षमता की जब बात होती है, कैपेसिटी की जब बात होती है, जैसे डेंसिटी इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ कैपेसिटी, कि 1 लीटर वॉल्यूम में कितना मास वो कैरी कर सकता है, दैट इज़ कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इन पर्टिकुलर वॉल्यूम। वैसे ही कितना टेम्परेचर राइज हो और कितनी हीट उसको वो एब्जॉर्ब करता है वो कहलाती है हीट कैपेसिटी। तो जब आप बात करते हैं कैपेसिटी वर्ड की तो दैट मस्ट बी पर यूनिट, तो पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, हीट रिक्वायर्ड इन पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब 1 डिग्री अगर आप किसी सब्सटेंस का, किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सिस्टम को जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है दैट इज़ कॉल्ड C, कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी
आप जब हीट सप्लाई करते हैं तो जनरलाइज वे में हीट कैन बी सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इफ हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, that is dqv, at constant to raise 1 degree temperature, that means आप कह सकते हैं is equals to heat is equals to cv, and heat supplied at constant pressure at unit temperature change 1 degree change, that is cp. तो हम कहेंगे हीट कैपेसिटी एज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ऊष्माधारिता नियत दाब पर, ऊष्माधारिता नियत ताप पर. तो जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम देखेंगे एंथैल्पी, और एंथैल्पी का dqp जो हमने पढ़ा था, जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट, इसके साथ रिलेशन, और समवट रिलेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटीज़. ये थोड़ा सा पोर्शन जो है एंथैल्पी, पूर्ण ऊष्मा के बारे में और ऊष्माधारिताओं के बारे में, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू.